मॉर्निंग क्लास। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, है ना। आज आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर जेई के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा जो आते हैं वो कैलकुलस से ही आते हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें एक्चुअली 4-5 टॉपिक हैं। तो मैं अगर इनके नाम डिफाइन करूँ, पहले हम कह सकते हैं कि टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इसमें से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट है इसमें मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं एक दिष्टता। एक दिष्टता। इसके अलावा इसके अंदर एक टॉपिक आता है अप्रॉक्सीमेशन का। अप्रॉक्सीमेशन। और इसके अलावा एक टॉपिक आता है इसमें रोलेस थ्योरम या रोले की प्रमेय जिसको बोलते हैं। और एक है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मध्यमान प्रमेय। लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। तो ये टॉपिक है जिसमें से टेंजेंट्स नॉर्मल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोटोनिसिटी इंपॉर्टेंट है, और रोलेस थ्योरम और एलिमेंट्री। अप्रॉक्सीमेशन में से क्वेश्चन बहुत कम के साथ आता है, बट फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसी स्ट्रेट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन पहचानी जाती है अपनी स्लोप से। तो यहाँ पे हमारा मोटिव है टेंजेंट में स्लोप पे कैसे निकालेंगे, पहले किसी कर्व का। तो मान लीजिए लेट y इक्वल्स टू fx बी अ कर्व, देन dy by dx, जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। This is the slope of tangent at a point x, y। किसी पॉइंट पर जो स्लोप हम निकालते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है dy by dx। यानी अगर आप किसी फंक्शन का स्लोप निकालना चाहते हैं तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, उससे आपको स्लोप मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि इक्वेशन लिखा y² इज इक्वल टू 4ax, और हमसे कहा कि इसका टेंजेंट का स्लोप बताइए। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दूंगा। सो y² का डिफरेंशिएशन विल बी 2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। तो dy by dx विल बी इक्वल टू 4a अपॉन 2y। सो दैट विल बी 2a अपॉन y। तो ये इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, अब यहां से हम डिफाइन करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। तो किसी पॉइंट x1 y1 पर अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हम लिखेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू dy by dx एट द पॉइंट x1 y1 टाइम्स x माइनस x1। ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 और y1 पर। फॉर एग्जाम्पल, एक इक्वेशन हमें दिया दैट x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। इस पर हमें टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट एट द पॉइंट सपोज 3, 4। तो ये जो पॉइंट है 3, 4 ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप टेंजेंट इसकी बना सकते हो। देखिए कैसे निकालेंगे वो टेंजेंट। तो बेसिकली मुझे दिया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, y² का 2y, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। इस पूरे को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस y dy by dx इक्वल्स टू 0, या dy by dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y।
So dx upon dy upon dx at the point 3 comma 4, this will be minus 3 upon 4, क्योंकि आपको पॉइंट दिया हुआ था 3 comma 4. अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूंगा. So equation of tangent will be given as y minus y1, जो कि यहाँ पर 4 है, equals to dy by dx, which is minus 3 by 4, into x minus x1, which is 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y minus 16 is equal to minus 3x plus 9, या 3x plus 4y is equal to 25. तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, राइट. चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं. तो ये बात तो थी टेंजेंट की. अभी हम इसको जनरलाइज करते हैं नॉर्मल के साथ भी. सो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स. तो मान लीजिए हमने कोई कर्व लिया, सपोज दिस इज एक्स ओ वाई, और ये कोई कर्व मैंने बनाया है, ठीक है. तो इस पॉइंट पर अगर मैं कोई टेंजेंट बनाना चाहता हूं, से दिस इज द टेंजेंट, और इसको हमने लिखा नाम P, एंड दिस इज सपोज PT. तो जो टेंजेंट है आपका वो है PT. अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें दिस 90 डिग्री पर, सो दिस इज सपोज PM एंड दिस इज सपोज PN, एंड से दिस पॉइंट इज सपोज Q. तो PQT ये तो एक टेंजेंट है, NPM एक नॉर्मल है. सो हियर QPT is a tangent और NPM is a normal. ठीक है. तो अभी हम एक काम करेंगे, इन दोनों का इक्वेशंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं. ये पॉइंट मान लीजिए x1, y1. तो पहले हम अगर टेंजेंट की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at x1 y1, ये होगा y minus y1 is equal to dy by dx at the point x1 y1 times x minus x1. This is the equation of tangent. अब हम निकालेंगे नॉर्मल. So equation of normal at the same point which is x1 y1, तो ये होगा y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx at the same point x1 y1 times x minus x1. तो बस इसमें क्या करना है, आपको स्लोप को उल्टा कर देना है और नेगेटिव कर देना है. इससे जो इक्वेशन बनेगा वो नॉर्मल का इक्वेशन होगा. तो बेसिकली आपको नॉर्मल का और टेंजेंट का दोनों का इक्वेशन मिल जाता है. अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमसे कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल of the parabola y square is equal to 4ax at a point am square comma 2am. ठीक है. इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट भी चाहिए और इसका नॉर्मल भी चाहिए. तो सबसे पहला काम आपको निकालना है इसका डेरिवेटिव. तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. 2y dy upon dx is equal to 4a, या dy upon dx is equal to 4a upon 2y, so that is 2a upon y. This is your dy by dx. अब मुझे इस पॉइंट पर निकालना है स्लोप. So dy by dx at the point am square comma 2am,
So this will be 2a divided by 2am. 2a से 2a कैंसिल हो गया, so it is 1 upon m. अब मुझे चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट am स्क्वायर कॉमा 2am, ये होगा y minus y1 which is 2am here is equal to 1 upon m which is dy by dx x minus am square. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, my minus 2am square equals to x minus am square, तो my minus x is equal to am square. So this is the equation of required tangent. So this is the tangent. अभी हमें निकालना है इसका नॉर्मल. नाउ नॉर्मल के लिए हम लोग क्या करेंगे, y minus y1 is equal to minus 1 upon dy by dx, जो आएगा 1 upon m and x minus am square. So y minus 2am equals to minus m times x minus am square. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने देखा ये m नीचे था तो ये ऊपर चला गया. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. y minus 2am is equal to minus mx plus am cube. So y is equal to mx minus mx plus am cube और plus 2am. So y equals to nothing but am cube, this is am cube plus 2am minus mx. राइट, तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल गया. तो नॉर्मल का वो इक्वेशन या तो टेंजेंट का वो आप दोनों ही डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं, dy by dx से निकाल सकते हैं. ओके, इसके बाद बात करते हैं एंगल्स बिटवीन टू टेंजेंट्स या टू कर्व्स. सो एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अगर आप दो कर्व लेते हैं तो उनके बीच में कितना एंगल होता है. तो बेसिकली दो कर्व्स के बीच का एंगल एक्चुअल में उनकी टेंजेंट्स का ही एंगल होता है. सो एंगल बिटवीन two curves is same as the angle between their tangents at the point of intersection. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई कर्व है और एक कर्व ऐसे है, से दिस कर्व इज y इक्वल टू fx और ये कर्व है y इक्वल्स टू gx. इन दोनों कर्व के बीच में कितना एंगल है वो मुझे कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करूंगा, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक टेंजेंट बना दिया मैंने ऐसे, और एक टेंजेंट यहाँ बना दिया. तो इनके बीच का जो एंगल है, से दिस एंगल इज थीटा, तो ये एंगल ही कहलाता है इनके बीच का एंगल. तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है. तो मैंने कहा लेट x1 y1 with the point of intersection then अगर मैं कहूं स्लोप ऑफ पहले वाला कर्व, स्लोप ऑफ y equals to fx, this is equal to m1 which is dy by dx at the point x1 y1. और मैं कहूं स्लोप ऑफ सेकंड कर्व, स्लोप ऑफ y equals to gx, this is nothing but m2 equals to dy by dx x2 y2. तो अभी इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा, that theta
be the angle between the two curves, theta be the angle between the two curves, then इनके लिए एक रिजल्ट आता है that tan theta is equal to plus minus modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. So basically आपको पता है m1 का वैल्यू ये है, m2 का वैल्यू ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे तो tan थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी प्लस में, एक आएगी माइनस में. तो प्लस वाली वैल्यू एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेगी और नेगेटिव वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, दिस इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा. तो मैं कह सकता हूं कि इफ tan थीटा इज पॉजिटिव देन एंगल विल बी acute, angle will be acute, and if tan theta is negative then angle will be obtuse, right? तो बेसिकली ये दो तरह की वैल्यूज हमें मिलेंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि फाइंड एंगल बिटवीन सपोज कीजिए इसमें हमें ऐसा कुछ दे दिया लाइक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड सपोज y इक्वल्स टू 2x प्लस 3. इनके बीच का एंगल निकालना है. दो यहाँ पे लाइंस हमें दे रखी है, y इज इक्वल टू सॉरी एक लाइन है, एक कर्व है. तो पहला मोटिव है हमारा कि दोनों को आप चेक करें कि ये कहाँ पे कट कर रही है, यानी दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है. तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ सॉल्व किया. यहाँ से y का वैल्यू है 2x प्लस 3, तो x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 3 अपॉन 2. नाउ मेरे पास है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो 4 टाइम्स x का वैल्यू आया y माइनस 3 अपॉन 2. So y square is equal to 2y minus 6 और y square minus 2y plus 6 is equal to 0. अब आप देखेंगे कि y square minus 2y plus 6 equal to 0, इसका अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b square minus 4ac, इसका मतलब क्या होगा कि ये 4 minus 24 that is minus 20 which is negative. इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट्स नहीं है, that means the line and the curve do not intersect. ये दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करते. इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं. देखिए, तो हमें पता है y स्क्वायर इक्वल टू 4x ग्राफ ऐसे होता है, या 4x कहें यहाँ पे, और दूसरी यहाँ पे एक लाइन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, वो लाइन इस तरह से होती है. तो y इक्वल्स टू x प्लस 3, तो आपने देखा कि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, और जब इंटरसेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब इसका टेंजेंट आप नहीं बना सकते, राइट? तो बेसिकली इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर टेंजेंट बन रही है तो आप एक फॉर्मूला लगा के इसका एंगल निकाल लेंगे. अगर टेंजेंट फॉर्म ही नहीं हो रही है तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे. तब उस केस में हम टेंजेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे. इसके बाद बात करते हैं हम लोग. एक कंडीशन होती है इसमें कि अगर दो कर्व आपस में परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा. सो ऑर्थोगोनल कर्व्स
So if two curves intersect at right angles, then they are said to be orthogonal। यानी अगर दो कर्व एक दूसरे पर 90 के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो उनको हम ऑर्थोगोनल बोलते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1, या मैं कहूँ dy बाय dx ऑफ द फर्स्ट कर्व एट द पॉइंट x1 y1 मल्टीप्लाई dy बाय dx ऑफ द सेकंड कर्व, so this is second curve at the same point x1 y1, this is equal to -1। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमसे कहा कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड सपोज y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3, ऐसा कुछ दिया और हमसे कह दिया, या फिर bx माइनस 3 ऐसा कुछ कह दिया। सो इफ these two curves are orthogonal, then b का वैल्यू बताइए क्या होगा। मान लीजिए कह दिया आपको, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ भी दे देंगे हमें, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का स्लोप निकालूंगा और उनका प्रोडक्ट -1 के बराबर रखेंगे। तो बेसिकली पहला कर्व है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो बेसिकली दिया है 2x इज इक्वल टू 4 dy by dx, तो dy by dx विल बी इक्वल टू 2x अपॉन 4, दैट विल बी x अपॉन 2। और दूसरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू bx माइनस 3, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y dy by dx इज इक्वल टू b, सो बेसिकली dy by dx आएगा b by 2y, राइट। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1। सिंस द टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, therefore m1 m2 is equal to -1। so m1 is what, this is the slope of first part which is x upon 2 multiplied by m2 which is b upon 2y, this is equal to -1। तो आप लिख सकते हैं इसको b equals to -4y upon x। अब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आप देख सकते हैं -4 upon x मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से y का वैल्यू देखिए ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, सो b का वैल्यू आ जाएगा -x। तो जो भी इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नेगेटिव आएगा, x का कोऑर्डिनेट वो b के बराबर आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो सपोज कीजिए इस बार हमें कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और एक हमें दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। तो हमसे कहा कि बताइए इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, पहले तो वो बताएं, और उसके बाद इनके बीच में कितना एंगल है। तो पहले इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू है 16x, यहाँ पे पुट करेंगे 16x इज इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारा मोटिव है x फाइंड करना, तो आप फाइंड कर सकते हैं x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो x इक्वल्स टू -16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं 256 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो x का वैल्यू आ गया -16 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 356 अपॉन 2। तो ये हमारा x का वैल्यू आया। अब x का वैल्यू आ गया, हम y निकाल सकते हैं, और इवन हम लोग चाहे तो इसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 25, तो 2x प्लस 2y dy by dx is equal to 0, या dy upon dx will be equal to -x upon y। दिस इज द फर्स्ट स्लोप, पहले वाला। उसके बाद दूसरा कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, इसका डेरिवेटिव आप देखेंगे 2y dy by dx will be equal to 16, या dy by dx is equal to 8 upon
y, दिस इज सेकेंड, राइट। तो मैं इसको नाम दे रहा हूं m1 और इसको नाम दे दिया मैंने m2। तो बीच का एंगल क्या आ जाएगा दोनों का, tan थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। देखिए हमने x का वैल्यू निकाला, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और जब x का वैल्यू निकल गया तो यहाँ से y निकल जाएगा, y आ जाएगा, x आ जाएगा, दोनों वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका m1 आएगा। सिमिलरली जब x आ गया था, y आ गया था, तो m2 का वैल्यू 8/y से निकालेंगे, जो भी इनकी वैल्यूज आएंगे उनको यहाँ पे पुट करना है, एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर। तो ये था हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी या एक दिष्टता कहते हैं हिंदी में, एक दिष्टता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई के हिसाब से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिकली इस मोनोटोनिसिटी में हम लोग थोड़ा सा इनइक्वालिटी का यूज करेंगे। देखिए कैसे, इसमें हम चार तरह के फंक्शन पढ़ेंगे। पहला फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिकली फंक्शन इंक्रीजिंग कब कहलाता है? सो अ फंक्शन is said to be increasing if for x2 greater than x1 fx2 should be greater than fx1। यानी कि अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं और ऐसे कोई फंक्शन है सपोज, और मैंने कहा कि इसके दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आप लीजिए, मान लीजिए एक पॉइंट आपने लिया x1 और इसकी कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू क्या रही है fx1, एक पॉइंट आपने यहाँ पे लिया x2 और दिस इज सपोज fx2। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर x2 x1 से बड़ा है तो fx2 fx1 से बड़ा होगा, और अगर इक्वल है सपोज तो आप इक्वल के लिए भी इसको वैलिड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है। तो fx2 should be greater than or equal to fx1, या हम यूं कहें कि जो स्लोप है फंक्शन का that has to be greater than equals to 0। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाता है जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दूसरा केस, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है, बेसिकली फंक्शन ही है ये, इंक्रीजिंग है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है ग्राफ ऐसे जा रहा है, बढ़ता ही चले जा रहा है। तो इसमें आप कोई पॉइंट लीजिए सपोज x1 और उसके कॉरेस्पॉन्ड वैल्यू fx1, और ये कोई दूसरा पॉइंट आपने लिया सपोज x2 एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज fx2। सो ऑब्वियसली हियर विल बी सेइंग कि फॉर x2 ग्रेटर देन x1 fx2 शुड बी ग्रेटर देन fx1। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे इक्वल आ गया था, दो पॉइंट सेम हो जा रहे थे, यहाँ पर सेम नहीं होंगे। और इन जनरल वी कैन से दैट f dash x हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इसमें इक्वल नहीं आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। थर्ड फंक्शन है इसके बाद डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेसिकली डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा और ये वैल्यू को नीचे लेके आ रहा है। यानी हम इसको अगर ग्राफ बनाएं, इस तरह से आप फंक्शन बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया सपोज x1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू fx1, और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट मैंने लिया सपोज x2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू fx2। तो मैं कहूँगा फॉर x2 ग्रेटर देन x1, आप देखेंगे ना x2 वाले पॉइंट पे वैल्यू कम है, x1 वाले पे ज्यादा है, तो x2 greater than x1, fx2 is lesser than or equal to fx1। या हम यूं कहें कि इसका जो स्लोप होगा f dash x, it has to be negative, so f dash x is lesser than equal to 0। और इसके अलावा हम डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए ये क्या होता है, अब अगर फंक्शन को हमने इस तरह से बनाया ऐसे सपोज, तो यहां पर एक पॉइंट आप लीजिए x1 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू fx1, और एक पॉइंट यहां पे लीजिए x2 और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज fx2। तो हम कह सकते हैं फॉर x2 ग्रेटर देन x1, fx2 इज लेसर देन fx1, या हम कहें कि इसका जो डेरिवेटिव है f dash x, दिस इज लेस देन 0। यानी कि कोई फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो बेसिकली हमने एक रिजल्ट यहाँ पे कैलकुलेट करा कि कोई फंक्शन f dash x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये किसकी कंडीशन है, इंक्रीजिंग फंक्शन की, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर मान लीजिए f dash x ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और तीसरा केस अगर f dash x लेसर देन इक्वल टू 0 है, सो दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। और चौथा केस f dash x इज लेसर देन 0, सो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट, तो बेसिकली इन चार चीजों के नेबरहुड में हम लोग काम करेंगे। तो इसका वर्किंग रूल क्या है, वर्किंग रूल हम कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग रूल कैसे पता चलेगा कि कोई फंक्शन जो है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम स्टेप 1, स्टेप 1 में आपको फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू fx। अब आप क्या करेंगे, इसका dy by dx निकालिए जो कि f dash x आएगा, और इसको 0 के इक्वल पुट कीजिए, पुट dy by dx इक्वल्स टू 0 and find critical points, and find critical points। इसके बाद दूसरा केस, मान लीजिए आपने कहा कि जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं वो अल्फा और बीटा आ गए, एक अल्फा आ गया और एक बीटा और भी आ सकते हैं, बट मैं मान लिया कि 2 आए हैं फिलहाल। अब आप क्या करें, इनको लोकेट कीजिए। नाउ चेक फॉर साइन ऑफ fx, साइन ऑफ fx for x less than alpha, alpha lesser than x lesser than beta और x greater than beta। यानी इन रीजन्स में आपको चेक करना है fx का साइन, fx पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है वो आप यहाँ पे चेक करोगे इन कंडीशंस के लिए, और फिर पता चलेगा कौन से रीजन में इंक्रीज कर रहा है, कौन से रीजन में डिक्रीज कर रहा है। इसको नोट कीजिए और मैं यहाँ पर क्वेश्चंस कराता हूँ।
देखिए, मान लीजिए फंक्शन दिया हमें f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। मुझे चेक करना है कहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो सबसे पहला काम है इसको डिफरेंशिएट करना। हमने f(x) निकाला, वो आया 2x माइनस 3। अब आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, put f(x) equal to 0. That means 2x minus 3 equals to 0 और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। अब आप नंबर लाइन बनाइए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, और ये पॉइंट हमने यहाँ पे लोकेट कर दिया x इक्वल्स 3/2। अब आपको देखना ये है कि दो रीजन बन गए, एक तो 3/2 से पीछे और एक 3/2 से आगे। अब हमें देखना है कि 3/2 से पीछे इस फंक्शन का बिहेवियर है, डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या है। यहाँ पे मैं लिखूंगा साइन ऑफ f'(x). तो 3/2 से आगे, ये 3/2 का मतलब है 1.5। आप इसमें 2 रखें, यहाँ पे अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 2 4 माइनस 3 1, पॉजिटिव 1 आएगा, यानी ये पॉजिटिव 1 है। ऐसे ही अगर आप 3/2 से पीछे लाइक 1 रखिए इसके अंदर, तो 2 माइनस 3 माइनस 1, दैट विल बी नेगेटिव। तो राइट में पॉजिटिव है, लेफ्ट में ये नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं that f(x) is lesser than equal to 0 for all x belongs to minus infinity से 3/2, यानी इस रीजन में फंक्शन नेगेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि f is decreasing in माइनस इंफिनिटी से 3/2। वहीं दूसरी तरफ अगर आप 3/2 से आगे की बात कर रहे हैं तो वहां वो पॉजिटिव था, तो हम लिख सकते हैं f(x) is greater than equal to 0 for all x belongs to 3/2 से infinity। और मैं यहाँ पे इक्वल टू ले रहा हूँ क्योंकि मैं इसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग वाले कॉन्सेप्ट पे लिखूंगा, और मैंने यहाँ पे 3/2 को इंक्लूड किया है क्योंकि इस पर वैल्यू 0 आ रही है, देख सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं f is increasing on 3/2 से infinity। अगर आपसे कहा होता कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, तो फॉर स्ट्रिक्टनेस मैं कहूंगा कि f(x) is greater than 0। ये पॉजिटिव कहाँ है, सो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to 3/2 से infinity। इस बार आप इक्वालिटी का साइन नहीं लगाएंगे और यहाँ पे आप इक्वालिटी नहीं लेंगे, ओपन ब्रैकेट लेना है। तो हम कह सकते हैं कि f is strictly increasing on 3/2 से infinity, and also f(x) is lesser than 0 for all x belongs to minus infinity से 3/2, यानी f is strictly decreasing on माइनस इंफिनिटी से 3/2। तो बेसिकली इस तरह से आपको पता चल जाता है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और कहाँ डिक्रीज कर रहा है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए फंक्शन आपको दिया f(x) इक्वल्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to x t minus 1 t minus 2 का होल स्क्वायर t plus 3 t, और हमसे कहा कि फाइंड इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी, ऐसे कहते हैं आपसे। मोनोटोनिसिटी का मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कहाँ कहाँ जो भी हो रहा है वो आपको पता लगाना है। तो हमारा मोटिव है पहले कि हम इसका डिफरेंशिएशन करें। तो f(x) कितना आएगा, ये आएगा x minus 1 x minus 2 का होल स्क्वायर और x plus 3। हमने पढ़ा है लेबनिज थ्योरम से कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इनटू x t की जगह रखना है, तो मैं रख दिया माइनस, अब यहाँ पे माइनस लिख के 0 पर डिफरेंशिएशन करेंगे जो कि 0 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा। अब आप लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होना चाहिए, f(x) is equal to 0। तो f(x) equal to 0 का मतलब हुआ x minus 1 x minus 2 का होल स्क्वायर x plus 3 equals to 0। तो x का वैल्यू आया 1 2 और -3। अब नंबर लाइन पे इसको लोकेट कर रहे हैं, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, दिस इज -3